जितनी भी गुफ्तगू अभी हमने मनी के ऊपर की और आज का जो पैनलिस्ट हमारे हैं तीनों के बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं मनी की जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी अपने इंटरेस्टिंग सवालों को जानने की कोशिश करें और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करने की कोशिश करें, बिकॉज हमारे पास हम डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे, हम SDGs के बारे में बात करेंगे कि लोगों की परेशानियों को और सोशल चैलेंजेस के थ्रू मनी और हमारे जो रवैये हैं उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ऑल्सो हम रियल एस्टेट में पैसे की, मनी और बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे। पहला सवाल साहब से है, बिकॉज बहुत सारा यूथ अभी नजर आ रही है और जितने भी बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है सबके सामने और जो बहुत एक ओवरवेलमिंग डिजायर है दैट इज कि हम रियल एस्टेट में जब आते हैं तो बहुत ज्यादा हाई डिजायर्स होती हैं कि हमने अर्न बहुत ज्यादा करना है और बहुत क्विकली करना है। इस परसेप्शन को डू यू थिंक ये इंडस्ट्री को पोल्यूट कर रही है या इसकी इमेज को खराब कर रही है, या आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? यूथ हु कम विद द माइंडसेट कि हमने बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सवाल किया, बेसिकली रियल स्टेट को जो है ना लोग समझते हैं कि इसमें हम आए और रातों रात जो है ना बस अभी हमने आज पैसा डाला और कल हम अमीर हो जाए, ऐसा नहीं। कोई भी आप काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब रियल स्टेट में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर पेशेंस, बर्दाश्त नहीं, ठीक है। आप कोई भी फैसला कर रहे हैं, आप रियल स्टेट में आ रहे हैं, हमारी यूथ जो है ना वो बहुत जल्दबाज है। ये जो ज्यादातर यहाँ पे जैसे मैं सुन रहा था 20 साल 22 साल 23 साल के लोग बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें पेशेंस के साथ आए और तहम्मुल मिजाजी के साथ चले तो रियल स्टेट से अच्छा मैं कहता हूँ कि इनकम के हवाले से, मनी के हवाले से कोई प्लेटफॉर्म नहीं। थैंक यू। सो मिस्टर फिनटेक, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आप सुनने को मिलता है कि हमारी डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, ई एग्रीकल्चर, बहुत सारी ऐसी बज़वर्ड है जो कि हम अक्सर मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिलते हैं। एज अ पॉपुलर नैरेटिव हमारे लोगों के अभी भी देयर इज अ लैकनेस जिसके अंदर इसकी समझ में बहुत कमी है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स हैं भी बहुत फायदेमंद है, माशरे को, हमारी इकोनॉमी में बहुत फायदा क्रिएट कर सकते हैं। Why is it कि अभी भी ये पॉपुलर नैरेटिव नहीं बना? हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में ये कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं हो सकी? आपकी इसके ऊपर क्या टेक है? First of all, thank you so much for the question. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम सबा कुलसूम है और मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ। सो डिफरेंट स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के साथ ग्लोबली काम किया और उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आई थिंक जो हमारे यहाँ एक लैक करती है बहुत बड़ी चीज़, वो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस which starts at home. हम घरों में यूजुअली कितनी बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ बात करूं कुछ स्टैट्स की, तो पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग बैंक्ड हैं, which is an alarming number according to the reports. And उससे बड़ी जो alarming figure मुझे नजर आती है, पाकिस्तान में female population is more than the male population, right? But around 36% मेल पॉपुलेशन है जो फाइनेंशियली लिटरेट कंसिडर किए जाते हैं, 36% मेल, एंड 30% का डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू द फीमेल्स। ओनली 7% फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियली लिटरेट। अब आप देखें, और ये गैप ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। पिछले सालों में देखा गया है कि ये गैप बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेट है। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन। घरों में कितनी इस चीज़ पे बात होती है कि पैसा कैसे बनाना है। हमारे यहाँ पैसे को बहुत बुरी नज़र से भी देखा जाता है। आपने शायद घरों में सुना, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो तो वो लोग कहते हैं कि हराम कमाया होगा। फिर एक फेमस भी हुई थी मीम के इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि लोग कहेंगे हराम कमाया है। तो 3 चीज़ें हैं, तीनों में डिफरेंस है, स्टेटस, मनी एंड वेल्थ। हम कंफ्यूज बहुत करते हैं, हम स्टेटस के पीछे भागते हैं और हम मनी के पीछे भागते हैं, जबकि एक्चुअल एसेट वेल्थ है। वेल्थ वो है जो आप एसेट्स आपके लिए पैसे बनाए जब आप सो भी रहे हो। तो एक्चुअल जो वेल्थ क्रिएशन है ना, उस पर फोकस करना चाहिए। स्टेटस और मनी, दिस विल गेट यू नोवेयर। सो और वेल्थ कैसे कमाई जाए, एक बहुत बड़ा सवाल ऑब्वियसली फिर आता है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज तो आप अपने आप को इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।
بہت انویسٹمنٹس کی لوگ بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کریں, ضرور کریں, بٹ فرسٹ آف آل انویسٹ ان یور سیلف. ہاؤ؟ آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجیز کا دور ہے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا, تو سب سے پہلے تو ایجوکیشن. یو شوڈ بی اپڈیٹڈ آن واٹس گوئنگ آن ان دا انڈسٹری, کس چیز پہ کتنا ریٹرن ہے, یو شوڈ بی اویئر آف دیٹ. اینڈ دین اس کے بعد اسپیسیفک نالج یوز کریں. ہمارا نالج ہر کسی کے پاس ہے, ڈسٹریکشنز بہت ہے. جب بات آتی ہے نا اسپیسیفک نالج کی, تو کوئی آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا. جس چیز میں کریٹیوٹی ہو یا ٹیکنیکل کوالٹی ہو, دو چیز, یا ٹیکنیکل نالج ہو یا کریٹیوٹی ہو, اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. سو آپ کے پاس آپ کو فوکس کرنا چاہیے اسپیسیفک نالج پہ, پھر آپ کو فوکس کرنا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. ہمارے یہاں لوگ خود کو ہی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ایتھکس نام کی جو چیز ہے نا, when it comes to business, it's very very important. آپ کو خود کو اکاؤنٹیبل رہنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو ان سے بھی لوگ فیمس ہیں, ایلون مسک کی ایگزامپل لے لیں, ٹرمپ کی ایگزامپل لے لیں, when it comes to money, they are accountable and risky brands. کوئی بھی چیز رسک کے بغیر نہیں آتی. So I think آپ نے لیب کی بات کی, تو in short it's all about education and awareness and then application of that in different aspects of life. Thank you. جعفر صاحب, دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی ہم مہنگائی, پیسے اور ویلتھ کی جب بات کرتے ہیں. آج کل جو پاپولر نیریٹو ہے, جو کہ کافی حد تک سچ بھی ہے, کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کے بائنگ بیہیویئرز بھی وہ ڈٹرمن کرتی ہے. سو ایک نیریٹو ہے اور ایک اصل حالات ہے. دونوں کے اندر اکثر خاطر خواہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کے ایکچوئل نیریٹوز کیا چل رہے ہیں معاشرے میں اور ایکچوئل حالات کیا ہیں. جب یہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ہم اپنی پرسنل فائنینس کی جو ایجوکیشن ہے, کہ اپنے لیے اپنی ویلتھ کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ بڑی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کی نظر میں کیا یوتھ کر سکتی ہے اپنے پرسنل فائنینس کو مینیج کرنے میں, اور ان نیریٹو کے ساتھ کیسے ٹیکل کریں؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ سے پہلے میں ان کی بات کر کے آگے چلوں گا. عمار جعفری میرا نام ہے جی. میں فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کا ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیجیٹل پاکستان یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مختصر سے سوال کروں گا, آپ سب لوگوں سے پلیز ہاتھ کھڑا کے جواب دیں مجھے. ابھی $1 ٹریلین کی بات ہو رہی تھی. پوری دنیا کی GDP ہے اس کا 24% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹاپ کے 5 ممالک آبادی کے حوالے سے. ہم اس میں سے ایک ہیں. اس 24 میں سے پاکستان کتنا شیئر کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ اینی باڈی. میں شی واز اسپیکنگ تو میرے ذہن میں ایک دم فگر اسٹرائک کی, اور یہ میں جو فگر دوں گا یہ 22 کی فگر ہے, IMF نے دیا پاکستان. انٹرسٹنگلی اس 24% ٹوٹل میں سے ہم 0.4% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کروں گا اپنی بات. ٹوٹل ورلڈ کی GDP جو $1 ٹریلین میں ہے, اس میں سے 24% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹاپ 5 ممالک آبادی کے حوالے سے. اس 24% سے پاکستان اس کا حصہ نیچرلی ان ٹرمز آف پاپولیشن ہم 0.4% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوگی پرابلم اسٹیٹمنٹ. اب آتے ہیں سچویشن کی طرف. بٹ شی واز سیئنگ ہماری اسٹیٹسٹیکلی 53% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیلز کی ہے. ان میں سے کتنوں کی فیشن انکلوژن شامل ہے, یہ $1 ملین کوسچن ہے. انہوں نے فگر بتا دیا آپ کو. مجھے بتائیں, جس ملک کی آدھی آبادی کام ہی نہیں کر رہی, اگر کام کہیں وہ ڈاکومنٹ نہیں ہو رہا, تو یہ تو ہم 0.4 سے 3 پہ آئیں گے, 2 پہ آئیں گے, کام برابر ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ منو بھائی نے کہا ہوتا نہیں, کرنا پڑتا ہے, پیچھے جانا پڑتا ہے. یہ جو گفتگو کر رہے کچھ نہیں ملے گا. This will be end up with nowhere. Please, کہتے ہیں موٹیویشن مائنس ان ایکشن از فرسٹریشن. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. یہ جتنے لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہے Amazon پہ پتہ نہیں کیا کیا. میں بیسیکلی پولیس لائن کا سروس کا آدمی ہے, FIA کا. آدھے لوگ پکڑے گئے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر, اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے پاکستان, الٹا نقصان پہنچا ہے. اب سب جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پچھلے 3 سالوں میں جو ہائپ کریٹ کی گئی اس کی بنیاد وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی ہمارے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فنٹیک, آپ جتنی باتیں کر لیں, IoT کی بات کر لیں, میٹاورس کی بات کر لیں, GPT کی بات کر لیں, اس سے ایک عام آدمی کو کیا ملے گا؟ میری فکر کا جواب دیں. مجھے رہزروں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے یہ نہ بتا قافلہ کیوں لوٹا. پوچھے اپنے سیاستدانوں سے, پوچھے اپنے اوپر حکومت کرنے والوں سے کہ ہم کیوں ایک دنیا کی بیسٹ قوم ہوتے ہوئے اسٹیٹسٹیکلی
SDGs के अंदर 143rd पोजीशन पे खड़े हैं, 143rd पोजीशन पे खड़े हैं। मैं आपको कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स देने आया हूँ। अब मैं आपकी बात की जरूरत आता हूँ। देखिए, ये जो नहीं पैदा करना ऐसे नहीं हो। हमारी यूथ को इस वक्त उस जगह पहुंचा दिया गया है, they don't know what to do, how to do। उनको ये तो बताया तुमने करना क्या है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैं गया, मैंने वो जो आपके पिछले 12 साल के FY20 पढ़े उनको फाड़ दें प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने आपको डिग्री दे दी PhD की, इन्हें कुछ नहीं दिया जिनसे लिखवाया है आपने। हमारा जो फॉल्ट लाइन है वो एजुकेशन सिस्टम में, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए हम कह रहे हैं कॉलेज में पढ़ो जाके, जो कॉलेज में पढ़ाना चाहिए हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ो जाके, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए हम कह रहे हैं जाके सीखो। क्या सीखेगा बच्चा? वो ये जितने आप एनालिस्ट बना रहे हैं, जितने आप इनक्यूबेटर सेंटर बना रहे हैं, वो मजीद फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों को। हमें इस वक्त एक्शन की जरूरत है। एक्शन होता है आउटकम की बुनियाद पे, हमारा सारा इनकम की बुनियाद पे जा रहा है। कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े मसलों के हल बहुत छोटे छोटे हैं, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। गुमान और ईमान में बहुत फर्क है। हमारी कौम गुमान में है, हमें ईमान के बदले में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा, फिर मैं क्वेश्चन में जवाब देना चाहूंगा। आई एम सॉरी। थैंक यू। सो राय साहब, बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की और आपके रवैये टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पॉपुलर और सबसे जो हाईली इन्वेस्टेड सेक्टर है दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर, और इसके अंदर जो अभी भी स्टार्ट्स आते हैं उसके अंदर जो बिटवीन 20 to 40 इयर्स ऑफ एज है वो बहुत ज्यादा ऐसी लोग हैं जो इन्वेस्ट भी करते हैं इसके अंदर। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए व्हेन दे आर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट? तो आप मे बी गाइड भी कर दें और उसके कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी शेयर कर दें ताकि एवरीवन कैन बेनिफिट। रियल एस्टेट के हवाले से मेरे से बात कर रहे हैं, सोच समझ के देना पड़ेगा। ये के साथ ही आपने मेरे बिठा दिया मुझे कि बहुत सोच समझ के मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हमारी जो यूथ है वो नहायत ही टैलेंटेड लोग हैं, नहायत टैलेंटेड। मसला सिर्फ हमारे यूथ में एक है कि वो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाए कि डायरेक्शन कौन सी है, हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। नहीं हो गया, तो हो गया मतलब। तो इसमें बेसिकली ये है कि हमारी जो यूथ है वो कंफ्यूज हो जाती है बहुत सी चीज़ें। अब हमारा टाइम था, लाइक आई एम 40 years old ना, जब मैं 20-22 साल हमारे पास ही गैजेट्स वगैरह का इतनी इजी एक्सेस नहीं था। अब हमारी यूथ जो है, नो डाउट ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मेहनती हैं, हमसे ज़्यादा तेज है। इनको जो है रियल एस्टेट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं भी एक बैंकर था, जैसे आपने मेरा एक्सपीरियंस देखा है। मैं टेलीकॉम से मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया, फिर फाइनेंशियल सेक्टर के साथ तकरीबन 7-8 साल मैंने वहाँ पे सर्व किए, और फिर मैं रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में आने के बाद जो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि हमें बहुत टाइमली डिसीजन लेने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप फैसला करें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप टाइमली डिसीजन लें, क्योंकि आपको डिसीजन के पैसे हैं रियल एस्टेट के अंदर। इस वक्त राइट नाउ हमारी हर चीज़ ओवरऑल अगर हम अपने मुल्क की इकॉनमी देखें तो सब बेड़ा गर्क हुआ है। रियल एस्टेट एक वाहिद इंडस्ट्री है जो कि अभी भी स्टेबल है, टैक्सेस वगैरह भी कम है, सारी चीज़ें कम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट। अभी मैं जितना भी हमारे यहाँ की डिस्कशन हो रही थी उसमें आप यूथ की सोच देखें तो हर बंदा रियल एस्टेट में, मैं देख रहा था हर किसी के सवाल में रियल एस्टेट है, हर किसी के दिमाग में रियल एस्टेट है। वो क्यों है? क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये एक रात में हम अमीर हो जाएंगे, मलिक रियाज बन जाएंगे। हर बंदे के जहन में ये है कि मैंने पैसा लगाना है और मैंने मलिक रियाज बन जाना है, मेरे पास जो है वो महीने बाद ZX होनी चाहिए। ये सोच है क्या? इतना आसान नहीं है, इसके अंदर भी आपकी मेहनत है, आपकी सोच है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप टाइम कितना दे रहे हैं इसको, कि आपकी एफर्ट किधर है, आपकी डायरेक्शन किधर है। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है हमारी यूथ को इसमें आए, करें, रियल एस्टेट में आए, लेकिन डायरेक्शन चुने। जब एक डायरेक्शन, मेरे बॉस मेरे सीनियर सामने बैठे हुए हैं, तो वो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि आप सबसे पहले तो एक इदारा चुने, फिर उस इदारे के अंदर आप अपना एक मैनेजर चुने, अपना सीनियर चुने, और उसको वक्त दें। ये ओवर नाइट चीज़ें नहीं।
Thank you. So, Ms. Sabah, it is often said कि जब भी startups में आपने business plan बनाना होता है तो the most crucial part is the financial plan. तो और सबसे ये पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले startup में आपको अपना CFO फाइनल करना so that they can make an effective plan. I know कि बहुत सारे aspiring young entrepreneurs और founders हो सकते हैं हमारी audience में और also for the audience who listen to us live. कौन सी advice है जो कि आप देंगी young startups should avoid all the issues pertaining to money, finance and their money projections? तो वो कोई उसके बारे में tip या कोई ऐसी guideline which they should keep in mind? Thank you for this question. It's very relevant to what I've been doing in my past. So business plan की आपने बात की, बहुत से लोगों को शायद पता ना हो कि business plan क्या होता है, so I would like to explain that a bit. Business plan कुछ नहीं है, पैसा बनाने का एक strategy है जिसको हमने business plan कह दिया, ठीक है? टेम्पलेट अवेलेबल है, गूगल कर लें बिजनेस कैनवस के नाम से, उसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, बी एट द मार्केट, बी एट फाइनेंस, बी एट हर प्लान, बी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आपके स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, आपके इन्वेस्टर्स, एवरीथिंग एट वन प्लेस. सो इट्स अ गुड टूल टू काइंड ऑफ गेट हेल्प फ्रॉम. सो बिजनेस कैनवस प्लान से स्टार्ट करते हैं. तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, चाहे वो आपने रोड पे एक ठेला ही क्यों ना लगाया हो या आप बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, फॉर एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी पे कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, दोनों में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? मनी. ठीक है, इन्वेस्टर को भी क्या चाहिए? मनी. आपको भी मनी चाहिए, ठीक है, बट वो आएगा कैसे? ऑब्वियसली आप वैल्यू डिलीवर करेंगे तो उसके रिटर्न में आएगा. अब उस मनी के लिए आपने बात की कि क्या फेलियर्स हैं या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए. आई थिंक जो भी इमर्जिंग या अर्ली स्टेज फाउंडर होता है, वो सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक यूजुअली स्टार्टअप्स में होती है वो होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने प्रॉफिट को ओवर एस्टिमेट करते हैं. सो जब आपने डिसीजन ही स्टार्ट में सही नहीं लिया, अपने बात की टाइमली डिसीजन की, सेम गोस फॉर स्टार्टअप्स. आपने एनालिसिस अपने मार्केट का, ऑब्वियसली एज अ न्यू फाउंडर आपको मार्केट का इतना आइडिया नहीं होता. आई हैव बीन जज एट सम कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पे यूजुअली जो चीज़ देखने में आती है कि स्टार्टअप्स ने मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं की होती. उनसे जब पूछा जाता है कि आपका वो कंपेटिटर है, वो कहते हैं बहुत इनोवेटिव है. देखिए, आपने कुछ इनोवेटिव करना ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है, बट इनोवेटिव चीज कोई नहीं होती दुनिया में. किसी ने वो किया होता है या वो करने वाला होता है. आपकी रिसर्च वीक होती है, और अगर आपकी रिसर्च वीक है, टर्म यूज होती है स्टार्टअप्स में, लर्न फ्रॉम द कंपेटिटर, बी क्लोज टू द कंपेटिटर. आपको पता होना चाहिए आपको कंपेटिटर कितने में एस्टिमेट करना चाहिए आपको कि वो कितने में प्रोडक्ट बना रहा है, कितने में सेल कर रहा है, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है. तभी आप अपनी प्रोडक्ट में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ला सकेंगे जिसकी वजह से आपको मार्केट एडवांटेज होगा और आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी उसी तरह डेरिवेट करेगी. सो सबसे पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को, एक और टर्म यूज होती है स्टार्टअप्स में, बी वेरी क्लोज टू ट्रांजैक्शन. अगर आपका मॉडल ऐसा है, डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं स्टार्टअप्स में, मार्केट प्लेस होती है, डिफरेंट फिनटेक है, फॉर एग्जांपल फिनटेक में तो है ही, इट्स ऑल ट्रांजैक्शनल. सो मॉडल ही अपना ऐसा चूज करें, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू के चांसेस ज्यादा, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द ट्रांजैक्शन. सो आई थिंक ऑल दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज कि आपके अपने एक्सपेंसेस कितने हैं, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से आपका प्रॉफिट क्या था और आपने री इन्वेस्ट कितना किया. And then obviously if you break even, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, 1 year, 2 year, 5 year, कि कहाँ पे मैं ब्रेक इवन कर रहा हूँ. और उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला स्टार्टअप्स में आता है कि पहले दिन ही हमें फंडिंग चाहिए होती है. कोई भी स्टार्टअप वो कर रहा हो ना, वो पहली बात ये कहता है मुझे फंडिंग चाहिए. क्यों चाहिए, उसके प्रोसीड्स क्या होंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है फाउंडर्स के लिए. ऑफन लोगों को आइडिया नहीं होता मैंने वो फंडिंग यूज कहाँ करनी है, उसका रिटर्न क्या होगा. अगर आप वो फंडिंग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए यूटिलाइज करें तो सॉरी, योर स्टार्टअप इज गोइंग नोवेयर. सो इट शुड बी वेरी क्लियर टू आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है.
with the last point that it should be very clear کہ آپ کی current financial condition کیا ہے اور آپ کو in future to scale کتنا required ہے تاکہ آپ accordingly کسی بھی investor کے سامنے اپنی ask رکھ سکیں with clear proceeds کہ یہ ان کا کہاں جا رہا ہے یہ اور اس پہ return کتنا ہوگا. Thank you. I think بہت relevant suggestions ہیں اور because I've seen جب بھی ہم interact کرتے ہیں اسٹارٹ اپ کے ساتھ these are the stories وہ اس کے ساتھ struggle بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر solutions بھی explore کر رہے ہوتے ہیں. So thank you for that. So جعفر صاحب پاکستان میں بہت سارے challenges ہیں اور globally challenges کو سمجھنے کے لیے sustainable development goals بھی ہیں. ایک ایسا آپ کہہ لیں ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں globally challenge بھی پتہ لگ سکتا ہے اور پاکستان کے اندر کیسے وہ challenges translate ہوتے ہیں. Being the founder of Digital Pakistan اور کیونکہ ہم بات بھی ویلتھ اور منی کے اوپر کر رہے ہیں اور انسانی رویے ٹورڈز منی اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, ان سب ڈبیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے اندر پروگرس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایس ڈی جی جو ہے وہ کمیٹڈ ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشن کا, یہ ٹوٹل 18 ایس ڈی جیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے ہمارے اسلام کی. اس پہ اس کو ٹائم کا میں ڈیٹ میں نہیں جاؤں گا, اینی بڈی ان کانٹیکٹ می. میں شیور ہوں کہ جنہوں نے آتھرز آف ایس ڈی جیز جو ہیں انہوں نے ہمارے کلام پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے, تمام احادیث کو دیکھا ہے, تب جا کر ایس ڈی جیز بنائے ہیں. اس سے پہلے ایم ڈی جیز تھے اور ہم ٹیریبلی فیل ہوئے تھے اس کے اندر, ہم باٹم 3 کنٹریز میں آئے تھے. اس کے بعد ایس ڈی جیز آئے 2016 1 جنوری سے 2030 تک یہ جائیں گے. میں ریکارڈ پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2030 میں دنیا 2 حصوں میں بڑھ جائے گی, ایک وہ جو وہاں سے آگے جائیں گے, ایک وہ جو وہاں سے پیچھے جائیں گے. آج میں اپنے وطن عزیز کو اس سے پیچھے زیادہ دیکھ رہا ہوں. پلیز کچھ کر لیں. میرا دادا یہاں دفن ہے, میرا باپ یہاں دفن ہے, میں نے یہی جانا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم 143rd پوزیشن پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح IMF کی آپ ریگولیٹریز آ چکی ہیں, 2030 میں آپ پہ ریگولیٹری آئے گی ایس ڈی جیز کے ٹارگیٹس اور اسٹینڈرڈس. کہ جی دنیا میں $5 ٹریلین ایلوکیٹ ہوا ہے تعلیم کے لیے, پاکستان کو نہیں ملے گا. کیوں کہ آپ نے ایس ڈی کا ٹارگیٹ نہیں پورا کیا. آج بھی وقت ہے. میں 18 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں, عمر میری 30 سال ہے, باقی تجربہ سارا میرا. 18 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں اور میں ہر ایک کو ایک میسیج دے رہا ہوں ہر جگہ. آئی ایم سوری میں فوکل آیا ہوں, میں اس ایونٹ کو بھول ہی گیا تھا. تھینک یو اشارہ سے یاد کرایا, میں کسی گاؤں میں تھا. گزارش یہ ہے کہ ایس ڈی جیز کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بھی انٹرسٹڈ ہو, آج آپ کو 8 بجے میری ویبنار ہے, میری ٹیم پیچھے بیٹھی ہے, ان سے کنیکشن لے لیں, اور میں 2 گھنٹے بولوں گا اس کے اوپر. جب میں یہ بیٹھا تھا آ کے تو میں نے ایک بات سوچی کہ آج میں بولوں گا کہ واٹ از لنکیجز بٹوین ایس ڈی جیز اینڈ انٹرپرینیورز اینڈ اسٹارٹ اپس. جس نے میری بات سننی ہو, میری ٹیم پیچھے بیٹھی ہے, پلیز آپ ان سے اس کا لنک لے لیں اور ضرور جوائن کیجیے گا. اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بڑی جلدی, یعنی آئی تھنک نیکسٹ 2 weeks 2 months آف ٹائم, پلاننگ کمیشن اور کوئی جو بڑے ادارے ہیں جو ایس ڈی جی کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک کمپٹیشن کروا رہے ہیں جس کے اندر وہ اسٹارٹ اپس کو کہیں گے کہ جو اسٹارٹ اپس اور جو انوویٹرز ایس ڈی جی کے ٹارگیٹ کو پورا کر لیں گے ان کو یہ پرائز ملے گا. اس کے لیے تیاری کریں, بڑی پرائزز ہیں. یہ کمپٹیشن پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. ان دی اینڈ بریفلی میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسی چیز کوئی چیز نہیں ہے, صرف بیویئر کا نام ہے. اور میں بہت خوش ہوں یہاں آ کے کہ جتنی گفتگو یہ پریکٹیکل ہے, آن ڈاٹ ہے. تھینک یو ویری مچ اس کے آرگنائزرز کا. گزارش یہ ایس ڈی جی کیا ہے کہ ٹوٹل 18 ایس ڈی جیز ہیں. شروع کے 6 جو ہیں وہ ہماری بیسک ہیومن نیڈس ہیں. 1 اور 2 جو ہے وہ پاورٹی اور ہنگر کے اوپر ہے, 3 ہیلتھ پہ ہے, 4 ایجوکیشن پہ ہے, 5 جو ہے وہ جینڈر بیلنس پہ ہے جس کی آج کبھی بات ہوئی ہے یہاں پہ, اور 6 جو کلین ڈرنکنگ واٹر پہ ہے. باقی جتنے 12 ہیں وہ کراس کٹنگز ہیں. ان 6 کی کراس کٹنگز ہے. سب سے امپورٹنٹ اس وقت کلائمیٹ چینج ہے. وہ تمام اسٹارٹ اپس, وہ تمام انوویٹرز جو ہے بیٹھے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے, پلیز ڈو کانٹیکٹ اس. یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایس ڈی جیز کو NGO ورک نہیں ہے. ہمارے ملک میں پرسیپشن غلط ہے. بلاک چین کو لنک کیا گیا کرپٹو کے ساتھ, یہ آپ نے دیکھ لیا. میں چیختا رہا FIA کے اندر بھی کہ پلیز کرپٹو جو ہے وہ بلاک چین کا ایک یوز کیس ہے. 3000 اس کے اور یوز کیس ہیں, کسی نے نہیں بات سنی. آج ہم کرپٹو میں بھی کنفیوز ہیں اور ہم بلاک چین میں بھی کنفیوز ہیں, دونوں مار کھا گئے. میں پھر کہہ رہا ہوں ایس ڈی جی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ NGO ورک نہیں ہے.
اس میں اتنا بزنس ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں پلیز, میں ابھی آپ سے شاید تک یہ بات کر رہا تھا, ذرا یہ جو فارمل محفل ہے ایک ٹائم کریٹیکل ہے, پلیز آئیں ہمارے سے رابطہ قائم کریں. ہم آپ کو رمضان بہترین موقع ہے, اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیں. 3 بجے بیٹھیں, 2.5-3 گھنٹے بات کریں, افطاری کریں, چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, اس کو بات کریں گے. بہت شکریہ. I think इसका point बहुत relevant है when it comes to startup ecosystem as well. I generally want to talk about youth and emerging technologies. So पाकिस्तान में अगर currently की बात की हमने population की, तो population wise we are up to 30 million population currently, which is one of the largest countries in the world. अब आप देखें कि बहुत से लोगों को ये नंबर पता होगा कि हमारी तकरीबन 60% population is below the age of 30, which is a very very good number for the world, because हम बहुत सर्विस ओरिएंटेड नेशन है. हमारी कौम इस वक्त दुनिया में 3rd नंबर पे when it comes to freelancing. बहुत अच्छी बात है. But the problem is कि जब वेल्थ क्रिएशन होती है ना, तो उसमें सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट आपको ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकता. यू नीड टू हैव इक्विटी. हम यूएस और यूके बेस्ड बिजनेसेस को सर्व करते हैं, पैसे लेते हैं और बैठ जाते हैं. हम फ्रीलांसिंग में आपने देखा होगा मेजर लोग क्या काम कर रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इजी मनी मेकिंग स्किल्स, राइट. अब अगर यही लोग काम करें किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, तो दे विल इवन स्टार्ट फ्रॉम $125 to $180. तो वेल्थ क्रिएशन का जो एस्पेक्ट है ना, ये इक्विटी, किसी भी बिजनेस से इक्विटी लेने में है. पार्टनर्स बने, सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया ट्रेड से ही चलती है, इट इज गुड. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, गो फॉर इक्विटी and go for partnerships. से एक और बड़ा नंबर जो हमें नहीं पता, पाकिस्तान में तकरीबन 30% लोग 15 की एज के नीचे हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आपने शायद रिपोर्ट्स पढ़ी हो कि इमर्जिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आजकल इमिग्रेशन वो बहुत आसान हो गई है. वाई? वहाँ पे स्किल्ड लोग नहीं हैं, वहाँ पे यंग पॉपुलेशन नहीं है, लोग उनकी एज बड़ी है. तो ये पोटेंशियल उनका कौन पूरा करेगा? People like पाकिस्तान. So उसके लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ी वो है. मैं बात की हमारे टैलेंट की, आई वुड कम्प्लीटली एग्री. जब आप फॉरनर्स के साथ काम करते हैं, फ्रीलांसर्स में काम किया होगा या जनरली कंपनीज में, तो आपको आइडिया होता है कि दे आर नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट. पीपल इन आवर कंट्री आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, और ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर ग्रूम कर लिया जाए. तो ह्यूमन कैपिटल डेफिनेटली, आवर ह्यूमन कैपिटल इज वेरी गुड. All we need is a clear direction and grooming. And I think emerging technologies, blockchain की बात की सर ने, Web3 का नाम लेते हैं तो लोग skeptical हो जाते हैं, वो क्रिप्टो, पहला सवाल है ये तो इलीगल है. The point is, अपने आप को educate करें. If you want to learn about emerging technologies, come to us. I work with Facet, Naushad, मेरे country head थे, he's my manager as well. He talked about money. We are big on education and awareness in Pakistan. Come to us, and we would love to help you on that. So that's it from my end. मैं एक चीज़ बता करूँगा. अभी सब ने बात की है एजुकेशन की या ट्रेनिंग्स की. प्लीज गो फॉर सर्टिफिकेशंस. इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मास्टर्स कर ले, PhD कर ले, कोई वैल्यू नहीं है. ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ये मैं छोटी सी बात दूँ, साइबर सिक्योरिटी है जो मेरा अपना प्रोफेशन है, उसकी 3 सर्टिफिकेशन, CSSP, SSC, कहते हैं नो क्वेश्चन आस्क्ड, अप्लाई करें और पास होकर बाहर चले जाएं. ठीक है जी. इस तरह AI के ऊपर, ब्लॉकचेन पे, तमाम चीज़ों के ऊपर देखिए. AI के बारे में एलन मस्क ने अभी कहा कि जी ये इंसान की आखिरी तख्लीक, ऐसी बात नहीं है. मैंने ट्विटर पे कहा था कि नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और यही हुआ. अब चैट GPT ओपन AI लेकर आई, गूगल ने उसको पकड़ लिया कि तो झूठ बोलती है. अब नया मसला शुरू हो गया. कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर इनोवेशन आएगी. बट व्हेन यू थिंक ऑफ नॉलेज, प्लीज गो फॉर सर्टिफिकेशन, डोंट गो फॉर डिग्रीज. थैंक यू. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम डिसीजन, जब हम कोई डिसीजन करने लगते हैं तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है. जब आप कोई फैसला करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट, क्या वो जगह सही है, क्या वो प्लेस सही है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए. और आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो बेसिकली ये टाइम टेकिंग चीज़. ये ऐसा नहीं होता है कि रियल स्टेट के अंदर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप बहुत कम है, थोड़ा सा टाइम लगता है.
اس کو ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ ابھی میں سن رہا تھا کہ ہماری بہن ہے, انہوں نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ اتنے جو 1 سال میں نا پیسے سیو کر لیے. میں ریئل اسٹیٹ سے ریگارڈنگ بات کروں گا. میری بھی سوچ جب تک میں ریئل اسٹیٹ میں نہیں تھا اور اس سے پہلے تھا میری ریئل اسٹیٹ میں آپ کی سوچ کیا ہوئی ہے میری یہ سوچ ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپینس نہیں کم کرنا, ہم نے اپنی انکم کو بڑھانا. ہم اپنے ایکسپینس کم کر کے انکم اگر بڑھا رہے ہیں تو پھر لائف کا مزہ ہے. تو ہمیں اپنے ایکسپینس ویسے ہی رہنے دیں, ہم نے اپنی انکم بڑھانی ہے. اب وہ انکم کیسے بڑھانی ہے, وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت اپرچونیٹیز ہیں. پلس ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک پراپر ٹریننگ دیتی ہے, پراپر ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم انٹرنشپ کرواتے ہیں اور پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہیں, اور اس کے اندر صرف اور صرف ہم صرف یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے ایک ڈیلر کیسے بننا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایکچولی ہے کیا. اور روڈر اینڈ گریڈ جو ہماری سوسائٹی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً 1200-1300 انٹرنشپ پہ لوگوں کو رکھ چکی ہے اور سیلف رسپانسبلٹی کے اوپر وہ کام کر رہی ہے. تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ ہے نالج ہونی چاہیے, اور اس کے بعد میں So I remember جب بھی ہم کانفرنسز اٹینڈ کرتے تھے تو اس کوشچن کا مجھے بھی انتظار ہوتا تھا جب بھی پینلسٹ. So any book, any podcast, any program which you would like audience to or recommend تاکہ اس کو پڑھیں, دیکھیں, سنیں, تاکہ they can benefit. So starting with Sabah. So I'm a reader and I love documentaries as well, books as well. Personally, when it comes to books, बहुत किताबें हैं many पे, बहुत सब कुछ है, but there is one person that I'm a fan of, like true fan of. I follow his lifestyle, I follow what he does. I take him as Bible. So Naval Ravikant, he's an Indian American entrepreneur, became billionaire, self-made. उसकी काफी किताबें हैं. And all he talks about is how to create wealth. Naval Ravikant, Naval. Search kar lein isko, millions of followers, brilliant guy. And all he talks about is how to get rich in terms of wealth creation, not in terms of status or money, without getting lucky. ये बहुत अच्छा sentence है, without getting lucky. हमारे यहाँ बहुत लोगों को लगता है luck है, ठीक है. Luck is something I personally don't believe in. It's all about your efforts and hard work. So एक इस चीज़ पे, and then how to stay happy. हमारे यहाँ बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम कभी भी अपने आप को कंटेंटमेंट नहीं होती है. I believe दो चीज़ें हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो है कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन. मुझे लगता है इंसान को कंटेंट होना चाहिए बट सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए. सेटिस्फाई हो गया तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन कंटेंट होना चाहिए. इट इज हम्बलिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑलमाइटी एज वेल एज टुवर्ड्स पीपल. सो नवाल रविकांत, I would really suggest. And then I think read more on how economy works. हमारे यहाँ इस चीज़ की लिटरेसी है ही नहीं. हाँ, तो साइकोलॉजी वर्क्स, साइकोलॉजी का हमें आइडिया नहीं है. फिलोसफी वाई इट इज इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ लगता है बस बातें हैं. नो, इट्स नॉट बातें. जब तक आपको लोगों की साइकोलॉजी, लोग किस तरह सोचते हैं, यू कांट रीड पीपल, आपके डिसीजन मेकिंग में, आपकी पब्लिक डीलिंग्स में, यू वोंट बी गुड इन दैट. सो साइकोलॉजी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थियरी, persuasion and ethics. Ethics जो है ना, we are in a dilemma, Pakistani कौम, especially when it comes to business. Integrity नाम की चीज़ ना बहुत ज़्यादा आजकल हमारे etiquettes बहुत ज़्यादा, I feel it is an alarming state. मैंने जो personally observe किया. So ethics is something you can't compromise on. Anyone who has made in their life, they are accountable to themselves and to the people they work with. So, and always find people who are good with energy. मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व की है. whenever you have a conversation with someone जिसकी एनर्जी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, लेजी नहीं होते, ऐसे लेथार्जिक से नहीं होते, you feel a good vibe, you feel connected, and when you do that, that's psychology. So learn about all these aspects of life. And podcast के अपने बात की emerging technologies पे, I watch documentaries. Age of AI एक documentary है, it's on YouTube, लाजमी देखें. It's all about emerging technologies, virtual reality, metaverse पे Ready Player One, Matrix, लाजमी देखें. How World is Turning, Coded Bias एक Netflix पे सीरीज है, वो देखें. Podcast पाकिस्तान में the one I am a fan of is Muzammil Hasan Zaidi, Thought Behind Things.
I would really recommend that. Brilliant guy, doing lots of stuff in diverse sectors. Podcast ये हो गया, and I think books and blogs you can follow anyone. Thank you very much, esteemed panelists, for your taking out the time, and I really hope, because हमने बहुत मुख्तलिफ एंगल से इन चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश की, especially with regards to money and the decisions which are behind making the decisions. I really hope everyone took some advantage from the conversation. So बहुत diverse topics थे हमारे आज पूरी conference के. Keep yourself learning. इस curve को रुकने ना दें. Because जितना learn आप करेंगे, this will improve the quality of your arguments and quality of your conversation. So keep learning, and thank you very much. Have a good day, and thank you to this team panelists. Thank you.